तो पहला क्वेश्चन था मैथ डॉट मैक्स 34,56.8। मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्स फंक्शन दो नंबर में से बड़ा नंबर को निकालता है। तो यहाँ 34 और 56.8 है, दोनों में से बड़ा कौन है? 56.8। तो पहला का आंसर होगा 56.8। दूसरा मैथ डॉट मीन -23.8 कॉमा -34। मीन फंक्शन क्या निकालता है? दोनों में से छोटा। तो -23.8 और -34, ये दोनों में छोटा है -34। ठीक है। थर्ड एबीएस फंक्शन क्या करता है? वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये है मैथ डॉट एबीएस -6 + 3.5। तो -6 + 3.5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2.5। ठीक है। तो -2.5 क्या होगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए 2.5 हो जाएगा, है ना। मैक्स मीन एप्स तीनों का रिटर्न टाइप बताया तो फिक्स नहीं होता, जैसा नंबर रहेगा वैसे ही रिजल्ट आएगा। जो पॉइंट में आएगा, जो इंटीजर है वो इंटीजर आएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बताओ, पूछोगे। नंबर 4 है मैथ डॉट SQRT 3 + 22। तो 3 + 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, लेकिन SQRT का रिटर्न टाइप डबल होता है, इसीलिए 5.0 होगा। उसके बाद है मैथ डॉट CBRT -125। 125 का क्यूब रूट -125 का, मतलब -125 किसका क्यूब है? तो -5 का क्यूब है ये। -5 × -5 × -5 करेंगे तो -125 आएगा। तो -125 का क्यूब रूट हो गया -5.0। नेक्स्ट है मैथ डॉट पाव -4,3। पाव क्या करता है? पावर निकालता है। पहला वाला पैरामीटर होता है बेस, दूसरा वाला पावर। -4,3 का मतलब हो गया -4 × -4 × -4, -4 टू द पावर 3। तो -4 × -4 × -4, 4 × 4 16 और 16 × 4 64। पाव का ये रिटर्न टाइप डबल होता है, इसलिए 64.0 -64.0। नंबर नेगेटिव है और पावर है 3। अगर नंबर नेगेटिव रहता है बेस, और पावर अगर ऑड रहता है तो हमेशा नेगेटिव में आएगा वैल्यू। और अगर बेस नेगेटिव रहेगा और पावर इवन रहेगा तो फिर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर 3 है पावर, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस फिर माइनस माइनस। फिर नंबर 7 है, देखो मैथ डॉट SQRT, फिर ब्रैकेट में है मैथ डॉट मैक्स 6.25 कॉमा 1.69। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो मैथ डॉट मैक्स 6.25 कॉमा 1.69। मैक्स फंक्शन है, दोनों में जो बड़ा वो निकालेगा। तो 6.25 और 1.69 में बड़ा कौन है? 6.25। तो वहां से निकला 6.25। अब ये क्या हो गया? मैथ डॉट SQRT 6.25, 6.25 का स्क्वायर रूट। तो 6.25 का स्क्वायर रूट हो गया 2.5। नंबर 8 है मैथ डॉट ABS, उसके बाद ब्रैकेट में मैथ डॉट पाव -2,3। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो -2 का पावर 3 मतलब -2 × -2 × -2, ये होगा -8.0। और -8.0 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो +8 हो जाएगा। पावर फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल होता है, इसीलिए वहां पे -8.0 हुआ। और एबीएस में जैसा वैल्यू रहेगा वैसे रिटर्न टाइप होगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट, अगर पॉइंट है तो पॉइंट रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। तो -8.0 को एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाके +8.0 हो जाएगा। इसका नंबर 9 है मैथ डॉट राउंड, ब्रैकेट में मैथ डॉट मैक्स 3.5 2.4। पहले मैक्स फंक्शन काम करेगा, मैक्स फंक्शन काम करेगा तो वहां पे निकलेगा तुम्हारा दोनों में से बड़ा 3.5। और 3.5 का राउंड करेंगे। पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में क्या बताए थे? अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक बढ़ जाएगा। तो 3 है तो हो गया 4। और राउंड का रिटर्न टाइप इंट होता है, लॉन्ग, वो हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा, राउंड में पॉइंट नहीं लगेगा। उसका नंबर 10 मैथ डॉट सील,
-2.4 -3.8, ठीक है। ब्रैकेट में -2.4 -3.8, तो -2.4 -3.8 जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6.2। इसको करके देख लो, -2.4 और -3.8 दोनों ऐड हो जाएगा। साइन नेगेटिव का लगाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है। इसको जब ऐड करोगे तो 6.2 आएगा, साइन लगेगा माइनस का। अब -6.2 का सील, सील मतलब क्या होता है, बड़ा। तो -6.2 किसके बीच में, -6 और -7 के बीच में। -6 और -7 बड़ा कौन है, -6, तो ये आएगा -6.0। क्योंकि सील फंक्शन क्या करता है, हमेशा नंबर को बढ़ाता है। उसके बाद 11 है मैथ डॉट फ्लोर, ब्रैकेट में है फिर मैथ डॉट मीन 3.9, 4.6। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो मैथ डॉट मीन दोनों मिनिमम हो जाएगा तुम्हारा 3.9, और 3.9 का फ्लोर, फ्लोर में क्या होता है, हमेशा नंबर घटाते हैं, हमेशा छोटा वाला इंटीजर को रिटर्न करेगा ये। तो 3.9 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 में छोटा है 3, तो फ्लोर हो गया 3.0। अगर 0 रहता तो होता 4.0। फिर 12 में राउंड, मैथ डॉट राउंड, ब्रैकेट में मैथ डॉट ABS 5.0/2। तो 5.0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2.5 होगा, और 2.5 को राउंड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे तो 2.5, उस 2.5 तो पॉजिटिव पहले से है तो उसका एब्सोल्यूट भी 2.5 ही आएगा। फिर उसको जब राउंड करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है। 13 है, देखो मैथ डॉट पाव 6 - 3, 7 - 3। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मैथ डॉट पाव 6 - 3 हो गया 3, 7 - 3 हो गया 4, तो 3, 4 मतलब 3 to the power 4, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 4 बार, तो हो जाएगा 81.0, क्योंकि पावर का रिटर्न टाइप होता है डबल। फिर नंबर 14 देखो मैथ डॉट पावर 4, 1/2, 4 का पावर 1/2, तो 1/2, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, दोनों इंटीजर वैल्यू देखो, 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है। अब पहले ही बताए थे कि अगर दोनों वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा हमेशा। तो ऊपर भी इंटीजर है 1, नीचे भी इंटीजर है 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आएगा। पॉइंट नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि पॉइंट नहीं है। तो 4 का पावर 0, यहाँ पे हो गया 4, 1/2 हो गया 0, तो 4 पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 डालते हैं तो क्या हो जाता है 1, तो हो जाएगा 1.0। वही 15 नंबर में देखो, अगर लिखते हैं मैथ डॉट पावर 4, 1.0/2, तो 1.0/2 मतलब हो गया 0.5, मतलब 4 का स्क्वायर रूट हो गया ये। 4 का स्क्वायर रूट था 2, तो यहाँ पे आएगा 2.0। 4 का पावर 0.5 मतलब 4 का पावर 1/2 करते हैं ना, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, जो एक्सपोनेंट अगर पढ़ा होगा तो। पावर 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट, पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, अगर पावर 1/4 हो तो फोर्थ रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट इसका मतलब हो गया, तो 2 आ गया इसका आंसर। एक एक करके देखते हैं। देखो पहले राउंड देखते हैं, राउंड में क्या बताए थे, राउंड में बताए थे अगर नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर अगर है और पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा, मतलब 5 है तब भी और 5 से ज़्यादा है तब भी, अगर होगा तो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है वो एक बढ़ जाएगा, नहीं तो जितना है उतना ही रहेगा। पॉजिटिव नंबर में अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो पॉइंट के पहले वाला नंबर एक बढ़ जाएगा, नहीं तो उतना ही रहेगा। नेगेटिव नंबर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर में पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा होगा तो एक घटेगा, पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा होगा तो एक घटाएंगे, नहीं तो उतना ही रहेगा नेगेटिव नंबर में। तो यहाँ देखो पहला नंबर है 2.3, तो 2.3 है, पॉइंट के बाद 5 से कम है तो 2 ही रह गया। अब नेक्स्ट नंबर है देखो 3.5, तो 3.5 को जब करेंगे राउंड तो 0.5 है वहाँ पे पॉइंट के बाद, तो बताए थे कि 5 या 5 से ज़्यादा रहता तो एक बढ़ जाता, तो हो गया 4.8, पॉइंट के बाद देखो 5 से ज़्यादा हो गया 5, नेगेटिव नंबर है -5.2, तो पॉइंट के बाद देखो 5 से कम है तो -5 ही रह गया।
सेकेंड नंबर देखो -6.5, तो -6. नेगेटिव नंबर में क्या बोले थे, पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होना चाहिए तब घटेगा, नहीं तो उतना ही रहेगा। तो 5 से ज़्यादा नहीं है, ये 5 ही है, तो ये होगा -6। और लास्ट वाला है -7.7, तो पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो एक घटेगा, -7 में घटाएंगे तो -8। क्लियर राउंड वाला। अब रिंट में देखो, रिंट में भी बताया था वही होता है सेम चीज़, जैसे राउंड में होता है वही चीज़ रिंट में होता है, केवल 0.5 वाले केस में अलग होगा। 0.5 वाले केस में क्या होता है, इवन नंबर में चला जाता है। अगर 0.5 है नंबर के बाद, ठीक है ना, पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद अगर 5 है तो जो इवन नंबर होगा उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। अब बाकी जैसे राउंड में होता है वैसे ही रहेगा। अब जैसे पहला नंबर है 2.3, तो 2.3 पॉइंट के बाद देखो 5 से कम है तो हो गया 2.0। 3.5 में देखो पॉइंट के बाद 5 आ गया, तो पॉइंट के बाद 5 है तो 3 और 4 के बीच में है ये, 3.5 3 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में इवन नंबर कौन है, 4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4.0 में। उसके बाद 4.8, 4.8 पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा आती होगी 5.0। उसके बाद नेगेटिव नंबर है -5.2, तो वो उतना ही रहेगा -5.0। अब नेक्स्ट नंबर है -6.5, अब पॉइंट के बाद 5 है देखो, तो क्या होता है, पॉइंट के बाद 5 रहता है तो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो -6.5 -6 और -7 के बीच में है, तो -6 और -7 इवन कौन है, -6, तो ये हो जाएगा -6.0। फिर लास्ट नंबर -7.7, तो 0.5 से ज़्यादा है तो एक घटाएंगे तो -8.0। उसके बाद फ्लोर और सील, छोटा वाला नंबर फ्लोर होता है, बड़ा वाला सील होता है। हाँ ठीक है, फ्लोर में छोटा और सील में बड़ा। कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दो इंटीजर के बीच में होता है। तो कोई भी जैसे 2.4 तो 2 और 3 के बीच में है, -2.4 -2 और -3 के बीच में है। तो जो छोटा रहेगा वो फ्लोर होता है, जो बड़ा रहेगा वो सील होगा। जैसे पहला नंबर यहाँ पे देखो 2.3 है, तो 2.3 2 और 3 के बीच में है, तो छोटा कौन है 2, तो 2 हो गया तुम्हारा फ्लोर और 3 हो गया सील। देखो 2.0 फ्लोर और 3.0 सील। केवल राउंड में पॉइंट नहीं लगाना है, बाकी सब में पॉइंट लगाना है। फिर दूसरा नंबर 3.5, 3.5 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 में छोटा 3 है तो फ्लोर हो गया 3.0 और सील हो गया 4.0। छोटा वाला सील बड़ा वाला फ्लोर होगा, सॉरी छोटा वाला फ्लोर और बड़ा वाला सील। फ्लोर मतलब नीचे होता है, सील मतलब ऊपर। 4.8, अब 4.8 तुम्हारा 4 और 5 के बीच में है, 4.8 4 और 5 के बीच में है, तो छोटा आ गया 4, तो फ्लोर हो जाएगा 4.0 और सील हो जाएगा 5.0। नेगेटिव नंबर है -5.2, तो -5.2 तुम्हारा -5 और -6 के बीच में है, -5 और -6 के बीच में है, तो -5 और -6 में छोटा -6 है, तो -6.0 हो जाएगा फ्लोर और -5.0 हो जाएगा सील। -6.5 -6 और -7 के बीच में होगा कहीं, तो -6 और -7 के बीच में छोटा है -7, तो फ्लोर हो गया -7.0 और सील हो जाएगा -6.0। वैसे ही -7.7 जो है तुम्हारा -7 और -8 के बीच में है, -7 -8 में छोटा है तुम्हारा -8 और बड़ा है -7, तो फ्लोर हो गया -8.0 और सील हो गया -7.0। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट्स इन जावा। अब देखो कोई प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं, कोई भी टास्क करना होता है, हमको कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ हमको इनपुट चाहिए होता है। जैसे अगर हम तुमको बोलेंगे कि 2 नंबर को ऐड करो, तो अगर तुमको हम बोलेंगे 2 नंबर को ऐड करो तो तुम पूछोगे कौन सा 2 नंबर, तो हम बोलेंगे मान लो 4 को और 10 को ऐड करो, 4 और 10, तो 4 और 10 तुम्हारे लिए इनपुट हुआ। कुछ भी जब हम काम दें किसी को तो उसके लिए कुछ इनपुट देना होगा, या चाय हम बोलते तो चाय बनाओ, तो चाय बनाने के लिए तुमको हमको देना होगा, क्या देना होगा, सप्लाई करना होगा इनपुट, चीनी देना होगा, पत्ती देना होगा, पानी देना होगा, दूध देना होगा, तो ये सब तुम्हारे लिए इनपुट हो गया। तो कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो इनपुट हम कैसे लेते हैं प्रोग्राम में,
जब प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे तो हम लोग कोई वैल्यू को कैसे लेते हैं, कोई भी काम करना चाहिए, एरिया निकालना रेक्टेंगल का, तो एरिया रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमको लेंथ ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ ब्रेथ हम कैसे लेंगे, जब तक लेंथ ब्रेथ हमको मिलेगा नहीं हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनपुट का मतलब होता है कैसे हम वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़र से, अलग अलग टाइप का, कोई इंटीजर है तो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोई स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर है। तो इनपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स फ्रॉम द कीबोर्ड। तो इनपुट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र से वैल्यू को लेने के लिए कीबोर्ड के थ्रू प्रोग्राम के टाइम में, क्योंकि जब तक हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो देखो इनपुट लेने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, पहला है यूजिंग असाइनमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, इक्वल टू वाला साइन जो होता है, सिंगल इक्वल टू साइन होता है असाइनमेंट। तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं प्रोग्राम लिखने के टाइम में तो उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, इन दिस सिस्टम वैल्यू इज असाइन टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम राइटिंग या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो जिस समय हम वेरिएबल लिख रहे हैं उसी समय अगर वैल्यू को हम डाल दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। जैसे हम लिख दिए इंट जेड इज इक्वल टू 23, तो जहाँ जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी समय जेड का वैल्यू 23 मिल गया हमको। या मान लो हम लिख दिए इंट एल इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 10, लेंथ का वैल्यू और ब्रेथ का वैल्यू हम पहले ही डाल दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। दूसरा होता है यूजिंग फंक्शन आर्गुमेंट। उसका एज एन आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे देखो लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में इंट है इंट बी, ये हम लोग लिखते हैं अभी स्ट्रिंग ARGS। तो स्ट्रिंग ARGS जो वो इनपुट है, ARGS नाम है वेरिएबल का, उसमें इनपुट होता है। जैसे हमको 2 नंबर चाहिए तो A और B, तो इसको अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं फंक्शन आर्गुमेंट को, ये हम लोग बहुत आगे 9 में तो खैर पढ़ना ही नहीं है, वो 10 में जाकर करेंगे। उसका स्कैनर क्लास होता है तीसरा। स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट लेते हैं हम लोग कब, जब वैल्यू को इनपुट लेना होता है रन टाइम में, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है उस समय जब वैल्यू हमको इनपुट करवाना होता है तो स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। तो स्कैनर क्लास एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर बहुत सारा मेथड है इनपुट कराने के लिए वैल्यू को, अलग अलग डाटा टाइप का। जावा का कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो, कोई भी स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर होता है। हर फंक्शन किसी ना किसी क्लास के अंदर होता है, हर क्लास किसी ना किसी पैकेज के अंदर होता है। स्कैनर क्लास एक ऐसा क्लास जिसके अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, और वो सारा फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए अलग अलग डाटा टाइप का। स्कैनर क्लास जो होता है वो खुद java.util पैकेज के अंदर होता है। इसीलिए जब हम लोग स्कैनर क्लास का मेथड को यूज़ करते हैं तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखते हैं ना प्रोग्राम में, इसीलिए लिखते हैं। और स्कैनर क्लास क्योंकि java.util पैकेज के अंदर होता है इसीलिए ऊपर में हम लोग लिखते हैं import java.util. तो अगर रन टाइम में मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय अगर प्रोग्राम इनपुट करवाना है यूज़र से तो हम लोग स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास का मेथड यूज़ करते हैं। स्कैनर क्लास का मेथड जो होता है वो स्कैनर क्लास के अंदर होता है, इसके इसीलिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। स्कैनर क्लास जो होता है वो java.util पैकेज के अंदर होता है, इसीलिए ऊपर में java.util पैकेज हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्कैनर क्लास, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये तो तुम लोगों को सबको मालूम होना चाहिए अभी तक। स्कैनर लिखते हैं पहले, स्कैनर का एस कैपिटल रहता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग जनरली इन लिखते हैं, मोस्टली सबको इन ही लिखता है, लेकिन उसके जगह में हम कुछ दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर फिर सिस्टम डॉट इन, तो इन ऑब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, किसी भी क्लास का जो फंक्शन होता है, एक क्लास के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, उस फंक्शन को अगर हमको यूज़ करना है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। किसी भी क्लास का फंक्शन को यूज़ करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेथड को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज़ करते हैं। मेथड को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि स्कैनर क्लास हम लोग यूज़ करना है, स्कैनर क्लास के अंदर वो मेथड होता है जो हम लोग इनपुट करवाते हैं, इनपुट के लिए यूज़ करते हैं वैल्यू को। तो उस मेथड को यूज़ करने के लिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हर जगह लिखते हैं इन डॉट नेक्स्ट इंट, इन डॉट नेक्स्ट डबल, इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तो वही अगर इन की जगह मान लो कुछ दूसरा कुछ लिखे हैं, मान लो इन की जगह एक्स लिख दिए
तो तुमको लिखना होगा एक्स डॉट इन डॉट एक्स डॉट नेक्स्ट इंट एक्स डॉट नेक्स्ट डबल एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन ऐसे करके। तो अब देखो इनपुट स्टेटमेंट सबका अलग अलग है, सब डाटा टाइप का अलग अलग इनपुट स्टेटमेंट होता है। जैसा हमको वैल्यू इनपुट करवाना होगा वैसे ही उसका स्टेटमेंट लिखना होगा, सबका मेथड अलग अलग है। जितना डाटा टाइप पहले पढ़ाए थे ना, हर डाटा टाइप का इनपुट मेथड अलग अलग है। जैसे बाइट, बाइट अगर है तो क्या लिखना होगा तुमको, इन डॉट नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट बाइट इसका फंक्शन का नाम है। अगर बाइट वैल्यू तुमको इनपुट कराना है यूजर से तो इसका फंक्शन है नेक्स्ट बाइट। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर नेक्स्ट बाइट लिखते हैं, डॉट बीच में डालेंगे। जैसे एक्स में हमको वैल्यू इनपुट कराना था, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इन डॉट नेक्स्ट बाइट बी कैपिटल। वैसे ही शॉर्ट के लिए हो जाता है इन डॉट नेक्स्ट शॉर्ट एस कैपिटल। इंट रहेगा तो इन डॉट नेक्स्ट इंट आई कैपिटल। लॉन्ग रहेगा तो इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग एल कैपिटल। फ्लोट रहेगा तो इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग सॉरी नेक्स्ट फ्लोट एफ कैपिटल। डबल रहेगा तो इन डॉट नेक्स्ट डबल। ये सब न्यूमेरिक टाइप है नंबर वाला। तो नंबर दो तरह का होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और एक इंटीजर। तो इंटीजर अगर है तो वहाँ पे जरूर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं इंट, और जहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है पॉइंट वाला में हम लोग यूज़ करते हैं डबल। तो जनरली हम लोग नंबर वाले में यही दो चीज़ यूज़ होता है, कौन सा, इन डॉट नेक्स्ट इन और इन डॉट नेक्स्ट डबल। इन डॉट नेक्स्ट डबल किसके लिए, डबल के लिए अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिए हैं तो। और इन डॉट नेक्स्ट इंट कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंटीजर वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं लगा। अगर कोई बड़ा इंटीजर है जैसे मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, तो उस केस में हम लोग लॉन्ग यूज़ करते हैं, वहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग होगा। लेकिन लॉन्ग बहुत कम जगह यूज़ होता है प्रोग्राम, ज़्यादातर यूज़ होगा तुम्हारा इंट और डबल। जहाँ इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर मतलब जिसमें पॉइंट नहीं लग रहा वहाँ पे इंट, और जिसमें पॉइंट लग रहा वहाँ पे डबल। और अगर इंट है तो इनपुट स्टेटमेंट इन डॉट नेक्स्ट इंट, अगर डबल है तो इन डॉट नेक्स्ट डबल। उसके बाद नॉन न्यूमेरिक में आ जाते हैं कैरेक्टर। देखो कैर के लिए होता है, अगर कैर वैल्यू इनपुट करवाना है तो इन डॉट नेक्स्ट फिर डॉट केयर एट जीरो। कैरेक्टर के लिए सिंगल कैरेक्टर अगर इनपुट करवाना है। स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग मतलब हो जाता है जैसे टेक्स्ट के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पैन नंबर हो गया, ये सब के लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग में दो है, एक सिंगल वर्ड और एक सेंटेंस। अगर केवल एक वर्ड इनपुट करवाना है, अगर केवल एक वर्ड चाहिए तुमको इनपुट तो इन डॉट नेक्स्ट लिखेंगे सिर्फ। और अगर पूरा सेंटेंस चाहिए, सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस, तो वहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट लाइन होगा। तो ये सारे इनपुट मेथड है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम हम लोग बढ़ेंगे आगे ये याद हो जाएगा अपने आप। नंबर वाला तो सब सेम है, जैसा नंबर आएगा बस नेक्स्ट इंट नेक्स्ट बाइट नेक्स्ट शॉर्ट नेक्स्ट डबल नेक्स्ट फ्लोट। कैर में तुम्हारा है इन डॉट नेक्स्ट डॉट केयर एट जीरो, वर्ड के लिए इन डॉट नेक्स्ट, सेंटेंस के लिए इन डॉट नेक्स्ट लाइन। इसके बाद जावा पैकेज। अब जैसे क्या बताया कि जावा का हर एक स्टेटमेंट जो होता है वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर होता है, हर फंक्शन किसी क्लास के अंदर होता है, और हर क्लास किसी ना किसी पैकेज के अंदर होता है, जिसको हम लोग जावा का लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसे अभी जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मेन फंक्शन भी किसी क्लास के अंदर होता है, लिखते हैं पब्लिक क्लास, उसके अंदर मेन रहता है, क्लास के ऊपर फिर पैकेज होता है। ठीक है, तो पैकेज क्या है, पैकेज के अंदर क्लास होता है। तो एक पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लास होता है और हर क्लास के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, और वो फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे नेक्स्ट इंट जो होता है इंटीजर को इनपुट कराने के लिए, नेक्स्ट डबल जो है डबल डाटा टाइप को इनपुट कराने के लिए, नेक्स्ट डॉट केयर एट जीरो जो कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए। तो ये सब मेथड है जिसका अलग अलग कुछ कुछ काम है, स्पेसिफिक काम है। तो पैकेज क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ क्लासेस या इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस दैट कंटेन्स वेरियस फंक्शंस। ग्रुप ऑफ क्लासेस और हर क्लास में बहुत सारा फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या करता है, इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो इट इज इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम यूजिंग कीवर्ड इंपोर्ट। और किसी भी पैकेज को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ऊपर में लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यू टी आई एल, वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यू टी आई एल पैकेज को प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे इंपोर्ट यूज़ करते हैं। तो किसी भी पैकेज को प्रोग्राम के अंदर लाने के लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ होता है। पैकेज को इंक्लूड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड IMPORT स्मॉल में। अब देखो बहुत सारा पैकेज है जावा में जो तुम लोग को जानना है, सिर्फ इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं पर जानना है। ये कुछ कुछ पैकेज है, देखो जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आई ओ,
जावा डॉट एपलेट, जावा डॉट UTIL, जावा डॉट नेट, जावा डॉट AWT, जावा डॉट मैथ, ये सारा बहुत सारा पैकेज है जावा का। और भी इसके अलावा पैकेज है। तो सब पैकेज का कुछ ना कुछ, हर पैकेज में कुछ ना कुछ क्लास है। हर पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लास है, हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन है जो हम लोग स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला देखो जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग जो वो जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज है, इसको इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हर जावा का क्लास में ही अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। तो जावा डॉट लैंग पैकेज जो है वो जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज है। अगर इंपोर्ट नहीं भी करेंगे, ऊपर इंपोर्ट जावा डॉट लैंग नहीं भी लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उसका उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, याद रखना। जावा डॉट लैंग जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज। इसके अंदर होता है बहुत सारा क्लास। ठीक है, इट सपोर्ट क्लासेस कंटेनिंग कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। इसी के अंदर जितना भी फंक्शन है, कैरेक्टर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, इसी के अंदर होता है। इसके अंदर क्लास होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग या कैरेक्टर फंक्शन होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। जावा डॉट IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो जितना भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन जो भी होता है वो सब इस क्लास के अंदर होता है, जावा डॉट IO पैकेज के अंदर। तो इट सपोर्ट क्लासेस कंटेनिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसके अंदर वो सारा क्लास होता है जिसके अंदर मेथड होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके बाद जावा डॉट एपलेट। एपलेट जावा का ही एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र में चला सकते हैं, जिसको HTML के अंदर हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। HTML में, HTML क्या होता है? HTML एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। इंटरनेट में जो भी पेज खोलते हैं उसको वेब पेज बोलते हैं। तो वेब पेज क्रिएट कराने के लिए हम लोग मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें HTML एक लैंग्वेज है। तो ऐसा प्रोग्राम जिसको हम HTML में इंक्लूड कर सकते हैं उसको जावा का एपलेट बोलते हैं। और वो जो प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट करता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ऐसा प्रोग्राम जिसको हम लोग HTML के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं वेब ब्राउज़र में, उसको हम लोग बोलते हैं एपलेट। तो जावा डॉट एपलेट वो सारा क्लास होता है जिसमें हम लोग जिसको यूज़ कर सकते हैं एपलेट को क्रिएट करने के लिए। फिर जावा डॉट UTIL। जावा डॉट UTIL में बहुत सारा क्लास जिसके अंदर इनपुट मेथड हम लोग है जिसको यूज़ करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े। जावा डॉट नेट, जितना भी नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशन होता है वो सारा जावा डॉट नेट पैकेज के अंदर होता है। जावा डॉट नेट पैकेज वो सारा क्लास है जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशन जो भी। उसके बाद AWT होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट। इसका फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट। तो विंडो का कोई फीचर हमको अगर इंक्लूड करना है प्रोग्राम में तो हम लोग AWT यूज़ करते हैं। AWT में वो सारा क्लास होता है जिसमें हम लोग विंडोज़ का फीचर्स को इंक्लूड करा सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दो तरह का इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हम लोग सिर्फ कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसमें माउस आइकन वगैरह कुछ नहीं होता, बस कमांड के थ्रू हमको काम करना होगा। तो उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं, CUI। तो कमांड यूजर इंटरफेस में हम लोग सिर्फ कमांड दे सकते हैं थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू ही हम लोग कंप्यूटर से काम कर सकते हैं, उसमें कोई आइकन माउस वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और एक होता है GUI, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग आइकन्स के थ्रू काम करते हैं, ड्रैग और क्लिक करके। तो विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ जो है तुम्हारा GUI है, और डॉस जो है तुम्हारा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CUI है। तो विंडोज़ का फीचर है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें हम लोग माउस यूज़ करते हैं, आइकन यूज़ करते हैं, केवल क्लिक क्लिक करके। जो भी किसी को नहीं भी कुछ आता है तो कंप्यूटर के सामने बैठा देंगे तो कुछ ना कुछ काम कर लेगा, केवल देख के क्लिक करके। तो अगर हमको ये फीचर यूज़ करना होता है प्रोग्राम में तो हम लोग जावा डॉट AWT यूज़ करते हैं। जावा डॉट मैथ है मैथमेटिकल फंक्शन के लिए। अभी जो भी हम लोग पढ़े जावा मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट SQRT, मैथ डॉट, वो सब मैथ क्लास के अंदर होता है, जावा डॉट मैथ पैकेज के अंदर, मैथ क्लास के अंदर। इनपुट मेथड यूज़ करते हैं वैल्यू को इनपुट लेने के लिए।
जैसे तुमको बोला गया रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ जो तुम लोगे उस वो तुम्हारे लिए इनपुट हो गया। और इनपुट लेने के बाद एरिया कैलकुलेट करोगे, एरिया कैलकुलेट करके जो तुम बताओ कि एरिया इतना हुआ, वो तुम्हारे लिए आउटपुट हो गया जो तुम डिस्प्ले करोगे। जो तुम मांग रहे हो इनपुट, कंप्यूटर को हम जो सप्लाई कर रहे हो इनपुट हो गया, और कंप्यूटर जो स्क्रीन में दिखा रहा है वो आउटपुट हो गया। तो इनपुट लेने के लिए इनपुट मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, और स्क्रीन में डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट मेथड। तो उसके बाद अब लोग पढ़ेंगे आउटपुट मेथड क्या होता है, आउटपुट मेथड या फिर स्टेटमेंट्स इन जावा। तो आउटपुट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन में कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए, कोई भी मैसेज या फिर कोई भी वैल्यू, जैसे एरिया का वैल्यू या फिर मैसेज वेलकम, ठीक है, एंटर लेंथ, ये सब मैसेज हो गया। तो कुछ भी स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है अगर हमको, तो आउटपुट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आउटपुट मेथड लिखना होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना आउटपुट मेथड होता है। जैसे अगर बहुत पहले क्यू बेसिक पढ़ा होगा उसमें प्रिंट होता है, ठीक है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ होता है, प्रिंट एफ होता है तुम्हारा सी में, सी आउट, और आउटपुट स्टेटमेंट होता है तुम्हारा सी प्लस प्लस में। जावा में दो आउटपुट स्टेटमेंट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये दो आउटपुट स्टेटमेंट है जावा का, जो हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन में कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए। तो जब तक ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा, कुछ भी स्क्रीन में कुछ भी लिख लो, कितना लाइन का ये प्रोग्राम लिख लो, कुछ स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होगा। तो आउटपुट देखने के लिए स्क्रीन में तुमको आउटपुट स्टेटमेंट लिखना होगा। जावा में दो तरह का आउटपुट स्टेटमेंट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। दोनों में अंतर क्या है, अगर प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के बाद लाइन को चेंज नहीं करता है। स्क्रीन में कुछ भी कैसे प्रिंट होता है, कौन प्रिंट करवाता है, कर्सर प्रिंट करवाता है। जो कर्सर देखो व्हाइट कलर का, व्हाइट लाइन ब्लिंक करता है, कर्सर का ही काम है स्क्रीन में डिस्प्ले कराना कहीं भी। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, कर्सर का लाइन को चेंज नहीं करता है, कर्सर को सेम लाइन में ही छोड़ देता है। तो अगर तुमको सारा वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट करवाना तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। प्रिंट एलन लाइन को चेंज कर देता है प्रिंट करने के बाद। अगर प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करना है तो प्रिंट एलन, अगर प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं करना है तो प्रिंट यूज़ करेंगे। और सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल में, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं देना है तुमको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सारा स्मॉल लेटर एस को छोड़ के, सिस्टम का जो पहला एस है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। और दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो ये दो आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। लाइन प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करना है तो प्रिंट एल एन, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं करना है तो प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे देख लो डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग लिटरल के लिए, पहले ही पढ़ा है डाटा टाइप के टाइम में। डबल कोट्स में हम लोग जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम लोग डबल कोट्स यूज़ करते हैं। और आउटपुट स्टेटमेंट जब हम लोग डबल कोट्स डालते हैं तो वो वैल्यू स्ट्रिंग बन जाता है और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन में मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। यूज़र्स, अगर मान लो कुछ तुमको बात करना है यूज़र से, तो हम लोग मैसेज के थ्रू ही बात करते हैं, जैसे एंटर लेंथ एंड ब्रेथ। अब तुमको मान लो लेंथ ब्रेथ चाहिए तो कैसे कंप्यूटर कैसे बोलेगा, तो बोलेगा नहीं ना, वो तो स्क्रीन मैसेज के थ्रू ही बात करेगा, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ। या जैसे हम लोग एटीएम में जब एटीएम कार्ड में जब हम लोग कार्ड डालते तो वहाँ लिखता है ना वेलकम एंटर पासवर्ड। तो एंटर पासवर्ड क्या है, तुम्हारे लिए मैसेज है, वो तुमको बोल रहा है कि पासवर्ड एंटर करो। तो ऐसा मैसेज अगर स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है या फिर वैल्यू डिस्प्ले कराना है, मान लो तुमको डिस्प्ले कराना है कि सिम पॉइंट इज इक्वल टू 92.60 रुपीज़, वैल्यू डिस्प्ले कराना सिम पॉइंट का या फिर एरिया का या सम का या डिफरेंस का, तो उस केस में हम लोग डबल कोट्स यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैसेज डिस्प्ले कराना है डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो डबल कोट्स यूज़ करते हैं हम लोग मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन, वॉट एवर रिटर्न विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा इज प्रिंटेड एज इट इज़। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखोगे, जैसा लिखो वैसे वो प्रिंट कर देगा। उसके अंदर वो चेक नहीं करेगा एरर क्या है, गलत है सही है, जैसा लिखोगे वैसे ही वो सेम टू सेम प्रिंट कर देगा। और अगर डबल कोट्स नहीं लिखेंगे तो वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अगर वैल्यू प्रिंट करवाना होगा तो डबल कोट्स नहीं डालेंगे। और अगर
तुमको मैसेज डिस्प्ले कराना है डबल कोट्स डालेंगे, अगर वैल्यू प्रिंट करवाना है डबल कोट्स नहीं डालोगे, और अगर मैसेज डिस्प्ले कराना है तो डबल कोट्स डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, इंट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5, एस इज इक्वल टू 0। तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ इंट टाइप से, इंट लिखा हुआ, उसके बाद तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका वैल्यू भी डाला हुआ है, ए में 4, बी में 5, एस में 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट कैसे लिखते हो वो देखो। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आउटपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ, पहला प्रिंट है, दूसरा प्रिंट एलन, फिर प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। ठीक है, पहला में लिखा हुआ देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डबल कोट्स में लिखा हुआ ए इज इक्वल टू। तो हम क्या बताए, डबल कोट्स में जैसा लिखते हैं वैसे ही प्रिंट हो जाता है। इसको हम लिख के बता रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। आउटपुट हम तभी लिखते हैं जब आउटपुट स्टेटमेंट आता है, आउटपुट स्टेटमेंट ही बोलता है कि स्क्रीन में प्रिंट करो। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 4 है, बी का 5, एस का 0। एस का कितना हो जाएगा वैल्यू, ए प्लस बी, मतलब 4 प्लस 5, ये हो गया 9। एस का वैल्यू 9 आएगा। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे जब आएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। तो आउटपुट स्टेटमेंट जब भी आएगा तो वो स्क्रीन में डिस्प्ले कराएगा कुछ, क्या डिस्प्ले कराएगा। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिखा हुआ डबल कोट्स में, तो ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा हुआ, तो जैसा लिखा हुआ एज इट इज वो प्रिंट कर देगा। ए इज इक्वल टू क्या बताया हम, डबल कोट्स में जैसा हम लिखेंगे वैसे ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो क्योंकि ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा हो तो एज इट इज वो प्रिंट कर देगा। और क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट है तो कर्सर देखो उसी लाइन में रहेगा, कर्सर जो है ना देखो यहीं पे रहेगा, कर्सर का लाइन चेंज नहीं होगा, कर्सर वहीं पे है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए में देखो डबल कोट्स नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या बताए, अगर डबल कोट्स नहीं रहेगा तो वैल्यू प्रिंट करेगा उसका। तो ए का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ये 4 उसी लाइन में। अब यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा हुआ देखो, सेकंड वाला लाइन में प्रिंट एलन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए। तो ए को प्रिंट करने के बाद कर्सर का लाइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले में प्रिंट एलन लिखा हुआ है। फिर थर्ड में लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। तो बी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ, तो जैसा लिखा हुआ वैसे ही फिर एज इट इज उसको प्रिंट करा देगा। बताया डबल कोट्स में जैसा रहता है वैसे ही प्रिंट होता है, तो वैसे ही प्रिंट हो गया। और क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट है तो कर्सर अभी वहीं पे रहेगा, कर्सर का लाइन चेंज नहीं होगा। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी, बी में डबल कोट्स नहीं है तो बी का वैल्यू प्रिंट कराएगा, बी का वैल्यू है 5। अब 5 प्रिंट कराने के बाद क्योंकि वहाँ पे प्रिंट एल एन है तो कर्सर का लाइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ गया कर्सर। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। तो सम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है एज इट इज सम इज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। और क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट है तो कर्सर वहीं पे रहेगा, कर्सर का लाइन चेंज नहीं होगा। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में नीचे लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, तो एस में डबल कोट्स नहीं लगा हुआ तो एस का वैल्यू प्रिंट करेगा। एस का वैल्यू देखो ऊपर में क्या है 4 प्लस 5 9, तो यहाँ प्रिंट करेगा 9 और उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगा। तब उसके नीचे तो ऐसे भी कुछ प्रिंट होना नहीं है, तो ये आउटपुट आएगा तुम्हारा ऐसे। तो आउटपुट जब भी लिखना होता है ना तो आउटपुट स्टेटमेंट के हिसाब से आउटपुट लिखते हैं। जब आउटपुट स्टेटमेंट आएगा तब आउटपुट लिखना है तुमको, लाइन चेंज हो रहा है तो लाइन चेंज करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। डबल कोट्स में तो एज इट इज, डबल कोट्स में नहीं हो तो उसका वैल्यू। देखो यूज ऑफ प्लस इन आउटपुट स्टेटमेंट, देखो प्लस जो होता है ना कंबाइन करता है स्ट्रिंग के साथ। अगर प्लस ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं तो दोनों को कंबाइन कर देता है। तो दो चीज को कंबाइन करने के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं। दो कह सकते हैं कि दो आउटपुट स्टेटमेंट को ये कंबाइन करता है। अगर मान लो एक ही लाइन में हमको वैल्यू और मैसेज दोनों प्रिंट करवाना है तो बीच में प्लस यूज करते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, हमको बार बार आउटपुट स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग पहले जो लिखे थे तो ए इज इक्वल टू के लिए एक हम अलग लाइन लिखे हैं, फिर ए का वैल्यू के लिए दूसरा लाइन लिखे हैं, फिर बी इक्वल टू के लिए दूसरा लिखे हैं, बी के लिए दूसरा लिखे हैं, फिर सम इक्वल टू
एस के लिए दूसरा लिखें। अब इसको हम चाहेंगे तो एक एक करके एक दो वैल्यू एक बार प्रिंट करा सकते हैं प्लस यूज करके। यहाँ पे भी देखो सेम है, a इज इक्वल टू 4, b 5, s 0, फिर s इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो पहला लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में फिर प्लस a। तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू और a को कंबाइन करने के लिए बीच में प्लस दिए, मैंने एक मैसेज और वैल्यू को कंबाइन करने के लिए। तो डबल कोट्स स्ट्रिंग को बोलते हैं, डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं स्ट्रिंग होता है वो, और उसके साथ हम कुछ भी प्लस करेंगे तो वैल्यू कंबाइन हो जाता है दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू और a का वैल्यू दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो एक ही बार में वो प्रिंट कर देगा, जैसे a इज इक्वल टू 4। तो इसमें मेरा क्या हो गया, एक आउटपुट स्टेटमेंट बच गया प्रोग्राम को छोटा करने के लिए। फिर दूसरा लाइन में लिखा हो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट b इज इक्वल टू डबल कोट्स में फिर प्लस b विदाउट डबल कोट्स। तो b इज इक्वल टू मैसेज और प्लस b का वैल्यू दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो प्रिंट करेगा कंबाइन करके b इज इक्वल टू 5। फिर लास्ट में वही लिखा हुआ सम इज इक्वल टू प्लस s। तो सम इज इक्वल टू फिर उसका वैल्यू s, दोनों कंबाइन हो जाएगा, एक साथ प्रिंट करेगा सम इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट करवाना होगा। तो ऐसे अगर हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में सब प्रिंट करा दे, ऐसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। मान लो हमको एक ही लाइन में प्रिंट करवाना, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, सम इज इक्वल टू 9, एक ही आउटपुट स्टेटमेंट यूज करके हमको प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज इक्वल टू फिर प्लस a फिर प्लस b इज इक्वल टू प्लस b फिर प्लस सम इज इक्वल टू प्लस s। इसमें सबको कंबाइन कर देंगे एक ही में, और बीच में कॉमा डालते जाएंगे सिर्फ। अगर कॉमा नहीं डालोगे तो स्पेस डालना होगा, अगर कुछ नहीं डालोगे तो फिर सब सट जाएगा। अगर कॉमा नहीं डालते हो सब सट सट जाएगा एक एक करके। तो दोनों सबको सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा डालते जाएंगे, या फिर स्पेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू ए का वैल्यू कंबाइन कर दिए, फिर b इज इक्वल टू बी का वैल्यू कंबाइन कर दिए, फिर सम इज इक्वल टू s को कंबाइन कर दिए। तो सबके बीच में प्लस 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 डालते जाएंगे। पहले a इज इक्वल टू डबल कोट्स में है, फिर उसके बाद a का वैल्यू दोनों कंबाइन हो गया, फिर प्लस b इज इक्वल टू डबल कोट्स में है, फिर प्लस b का वैल्यू कंबाइन हो गया, फिर सम इज इक्वल टू प्लस उसका सम s कंबाइन हो गया। प्लस हम लोग यूज कर कंबाइन करना।